बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में अली सलमान खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आजकल चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर है, तो आजकल हम खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट किस नहज पर जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो क्यों फ्लरिश नहीं कर पा रही, क्यों हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो ज़रूर देने में कामयाब हैं, रैंकिंग में भले ही हम नंबर 1, 2, 3 आ जाते हैं, लेकिन अगर हम टीम की बात करते हैं तो टीम उस तरह से परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो रही जिस अंदाज से इसको परफॉर्म करना चाहिए। तो इस तमाम उमूर पे बात करेंगे। आज हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी दो शख्सियात मौजूद होंगी, इनका तारुफ भी आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा टाकरा कल खेला जाएगा। कौमी टीम का आज होने वाला ट्रेनिंग सेशन मंसूख। दूसरी जानिब मिचेल मार्श इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। आईसीसी की नई वनडे टीम रैंकिंग जारी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़कर छठी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान कप के दूसरे सेमीफाइनल में बलूचिस्तान ने सिंध को 13 रन से शिकस्त दे दी। विराट कोहली और बाबर आजम को एक साथ खेलते देखना कितना पुरजोश होगा। उम्मीद है पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में हिस्सा ले सकते हैं। शुएब अख्तर। विमेंस वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच कल खेला जाएगा। 1-0 की बढ़तरी ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज़ में हासिल है। इस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ साथ मिचेल मार्श इंजरी के बाद इस सीरीज़ से अब बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे ही जो है वो बड़े नामों से महरूम थी, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड में उन्होंने परफॉर्मेंस दी उसने सबको ही उनकी इस कारकर्दगी से मुतासर किया। आपने देखा कि फिर पाकिस्तान को पहले एक रोज़ा मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मौज़ूआत के हवाले से। स्टूडियो में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन ऑफ स्पिनर, और अमूमन पाकिस्तान में जो है कहा जाता है कि ऑफ स्पिनर जो है वो लीगल एक्शन के साथ बॉलिंग करते नहीं है। चेकिंग के इल्ज़ाम में बहुत सारे ऑफ स्पिनर आए और बहुत सारे ऑफ स्पिनर का कैरियर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। सईद अजमल इसकी प्राइम एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक ऐसे ऑफ स्पिनर के जो जिनका बॉलिंग एक्शन लीगर था, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त था, फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त थे और इख्तितामी नंबरों के बैट्समैन बहुत अच्छे थे। इन दिनों बतौर कोच अपने खिदमात जो है वो मुख्तलिफ अकेडमीज़ में अंजाम दे रहे हैं। अभी भी फर्स्ट क्लास, अभी भी जो है वो वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हारिस अयाज। हारिस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक होंगे वो हैं जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच भी हैं। इंग्लैंड में मुकीम थे और इन दोनों अपनी निजी मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान आए हुए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपसे ही मैं गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ कि आप बतौर बैट्समैन एक ऐसे एरा में क्रिकेट खेले। 90 का एरा बड़ा मुश्किल एरा होता था बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी। जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं सभी इस बात को मानते हैं। क्या समझते हैं आप कि आपने जिस दौर में क्रिकेट खेली, इतनी मुश्किल क्रिकेट खेली, उसके बावजूद आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप जो है वो ट्राई नेशन सीरीज जीत जाते हैं, उस टीम का आप हिस्सा थे जिसने जीती थी। लेकिन अब क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आती है, उसके साथ बड़े नाम भी मौजूद नहीं है, इन विकेटों पर खेलने का तजुर्बा भी उसके पास नहीं है, उसके बावजूद वो हमें हरा के भी चले जाते हैं और हम वही जुमले बार बार कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए, जब तक आप अली डरे हुए फैसले करेंगे, स्पोर्टिंग पिचें नहीं बनाएंगे तो रिजल्ट इस तरह के आएंगे। क्योंकि आधे से ज्यादा मैच तो आपका टॉस पे चला जाता है। क्योंकि जिस तरह की पिचें आपने टेस्ट क्रिकेट में देखी, उसी तरह की पिच आपने किताबी स्टेडियम में वनडे में देखी। वनडे की पिच हमेशा थोड़ी सी स्पोर्टिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए, जिसमें बॉलर और बैट्समैन के लिए दोनों के लिए एक जैसा मौके होने चाहिए। यहाँ पे तो अगर आपने 300 रन कर दिए तो उसके बाद लो बाउंस होना शुरू हो जाता है। बैट्समैन के लिए थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऐसी पिचों पे 6 रन का रन रेट लेके चलना ऑल द वे बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम भी आता है जहां अगर आप 150 पे कोई विकेट नहीं गिरी तो 1 विकेट या 2 विकेट गिरने से आप 5 से 10 ओवर पीछे चले जाते हैं। तो वो जो 5 से 10 ओवर का फर्क है वो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का कवर नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि लाहौर की पिचेस जो हैं या ओवरऑल जितनी भी हमने पिचेस देखी हैं तो लो ट्रैक है, गैप्स मिलने जरा मुश्किल हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया एक प्रोफेशनल टीम है और जिस तरह उन्होंने अपनी टीम भेजी पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान को हराने हैं। सिर्फ आपका लेबल लगाने नहीं है, क्योंकि टेस्ट में नंबर 1 है और दूसरे ओडीआई में भी उनकी रैंकिंग बड़ी जबरदस्त है।
आप दोनों जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं। नो डाउट आपकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में जो रैंकिंग है ओवरऑल, जिस तरह आपने बांग्लादेश को 2 मैच तो हरा दिए और रैंकिंग आपकी ऊपर ले गए, लेकिन आगे जाके आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जब आप अपने ही होम ग्राउंड में स्ट्रगल करते नजर आएंगे तो आगे जाके आपको और प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हैं सपोर्टिंग विकेट की आप बात कर रहे हैं, सपोर्ट मुझे जमशेद साहब आप सपोर्टिंग विकेट की बात कर रहे हैं, गिरा था वो एक वर्ल्ड क्लास किस्म के प्लेयर्स थे। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएं या इंटरनेशनल में चले जाएं तो फर्क 19-20 का था। अभी तो फर्क अगर आप फखर जमान को देखें, एक सीरीज में परफॉर्म करता है, अभी जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है उसको लेके चलना चाहिए। इमाम की जिस तरह परफॉर्म लगी उसको आपका रन रेट बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 रन करते हैं अपने लिए तो कर जाते हैं, लेकिन फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं होती, तो आपको एक फिनिशर बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा आपने बात की कि सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए, तो ये तो रेडे विकेट पे इनसे रन्स नहीं होते। रेडे विकेट पे जो है रेडा विकेट अमूमन जो लोग क्रिकेट से वाबस्ता नहीं उनको बता दें कि जो बिल्कुल डेड विकेट होती है, उसको क्रिकेट की इस्तिलाह में या क्रिकेटर्स की जबान में उसको रेडा विकेट कहते हैं। तो चूंकि 2 बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं तो मेरे मुंह से भी वही जो इस्तिलाहत है वो निकल गई हैं। तो जो इस पिच के ऊपर डेड विकेट के ऊपर जो है वो अगर रन्स नहीं कर रहे हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर से फंस रहे हैं, वहां पे उनसे खाइफ हैं, तो फिर सपोर्टिंग विकेट पे वो कैसे परफॉर्म करेंगे? देखिए अली, ये बड़ा एक टेक्निकल सवाल किया आपने, और इसको आप फ्यूचर में भी ज़हन में रखिए कि जहां पे लो बाउंस ट्रैक होंगे, आप दूसरी टीम को फंसाने की कोशिश करेंगे तो उसमें गैप्स नहीं मिलते। लो बाउंस ट्रैक पे कभी भी आपको गैप्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करें, वो थोड़ा सा हार्ड हिटर्स हैं, वो थोड़ी सी पावर से खेलते हैं, आप टाइमिंग से खेलने की कोशिश करते हैं, और यही फर्क है कि आप 40 से 50 रन दूसरी टीम से पीछे होते हैं, क्योंकि वो पावर जनरेट करते हैं, आप गैप्स ढूंढ रहे होते हैं, गैप्स छोटी लो बाउंस पिचों पे मिलते नहीं है, जिसकी वजह से आप हमेशा 40 से 50 रन पीछे होते हैं दूसरी टीम से। और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया जैसी जो प्रोफेशनल टीम है, उसके साथ आपका माइंड सेट जो है ना, उस लेवल पे ही आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह की वो प्रोफेशनल टीम है। और ये फर्क पाकिस्तान का बहुत अरसे से चला आ रहा है, और इस चीज पे वर्कआउट करना चाहिए पाकिस्तान के कोचेस को भी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए इस पे, और कप्तान को खास तौर पे इस चीज पे बड़ा एक टिपिकल लेक्चर देना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल टीम और लो बाउंस, नो डाउट ये फट्टा नजर जरूर आता है, लेकिन सही से बल्ले पे, खास तौर पे सेकंड इनिंग में बल्ले पे सही बॉल नहीं आता। और बॉल का यहाँ पे एक और बात बता दूं कि बॉल का जो हैवीनेस है या उसका जो 5.5 आउंस होता है, वो थोड़ा सा ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा उसका वेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा लो बाउंस ट्रैक पे हमेशा स्ट्रगल करता है, खास तौर पे जहां पे थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हो रहा हो। और हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा रड़े पिचों पे रिवर्स स्विंग पे फंसता है। ठीक है, आपने पाकिस्तान की बैटिंग की थोड़ी सी बात की, मैं जरा बॉलर से बात कर लेता हूँ। ये जो इस किस्म के पिचेस बना देते हैं, जो डेड विकेट बना देते हैं, इस पर अभी मुजाहिद जमशेद साहब ने भी कहा कि जहाँ लो बाउंस होता है, जो बॉल का वेट है वो ग्रेविटी की वजह से, जो 9.8 है ग्रेविटी होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा अब बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि इससे बॉलर को कितनी मुश्किल होती है? क्योंकि बॉल को भी ग्रिप करने में मुश्किल होती है कि स्पिन नहीं मिलता होगा, शार्प टर्न नहीं मिलता होगा, कि जब पिच पे पड़ेगा बॉल तो वो चूंकि डेड विकेट है तो बॉल फंस जाएगा। हाँ, देखिए अली भाई, जैसे मुजाहिद भाई ने बताया तो ये बड़ी टेक्निकल बात बताई इन्होंने कि नॉर्मली अगर किसी भी डेड विकेट पे खेलेंगे तो बैट्समैन को स्ट्रगल तो नॉर्मल करनी पड़ती है। इसके लिए आप उन प्लेयर्स की बेसिक का अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन आज बेसिक के साथ आज की क्रिकेट में आपको वो एडवांस स्किल्स आनी चाहिए कि जो ऐसी विकेट्स पे आपको कामयाबी दिला सकें, आपका कामयाबी का रेशियो ज़्यादा हो। हालांकि इन विकेटों पे 24 साल बाद आके इनके प्लेयर्स खेल रहे हैं। आई थिंक इन जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके 15 का 20 का स्क्वाड आया ऑस्ट्रेलिया का, कोई भी आज से पहले इन विकेटों पर नहीं खेला होगा, 24 साल बाद आए। तो उनकी कामयाबी का रेशियो हमसे ज़्यादा यूँ ही है कि वो जो एडवांस स्किल्स हैं वो उस पर काम करके आए हैं। तो जैसे मुझे बोला, हमें मुस्तकबिल में इस पे काम करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को, अपने बॉलर्स को, तो उसके लिए उससे हैबिचुअल करना पड़ेगा, उस कंडीशन से हम करना पड़ेगा हमारे कोचेस को। जिस तरह हारिस ने भी कहा, मुझे जमशेद साहब ने भी कहा कि उस पर काम करके आए, लेकिन मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि लबुशेंक तो हमने देखा था कि वो टेप लगा के और वो प्लेटें लगा के, धाती प्लेटें लगा के प्रैक्टिस करके आए थे, वो तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सके। डेविड वार्नर परफॉर्म नहीं कर सके। फवाद आलम अगर एक सीरीज में नाकाम हो गए तो फिर इतना शोर मचना क्यों शुरू हो गया? गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपको मालूम है कि हम रोजाना पुरानी यादों को शेयर करते हैं अपने सेगमेंट टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट के जरिए। Refreshing facts brought to you by Tang. On this day in 2014, Ahmed Shahzad became the first Pakistani batter to score a T20 international century. The right-hander batter achieved the feat against Bangladesh in the ICC T20 World Cup at the Sher-e-Bangla National Stadium, Mirpur. इस दिन, आज के दिन, अहमद शहजाद पाकिस्तान के दुनिया ऐसे बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने T20 में सेंचुरी स्कोर की और वो बांग्लादेश के खिलाफ टारगेट को चेस करने वाले, ऐसे अचीवमेंट हासिल करने वाले पाकिस्तान के बैट्समैन बन गए जिन्होंने ये नेशनल मिरपुर स्टेडियम में किया था। जनाब, ये था हमारा सेगमेंट टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट। और बात करते हैं ज़रा ब्रेक पर जाने से पहले मुजाहिद जमशेद साहब से, हारिस अयाज साहब से कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भरपूर तैयारियों के साथ आई है। मुजाहिद जमशेद साहब, आपको क्या वजह लगती है कि हमने देखा है सीरीज़ में लोग डेविड वार्नर से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रन्स करेंगे, उस अंदाज से वो हमें खेलते नज़र नहीं आए। फिर लबुशेंग जो हम देख रहे थे वहाँ पर कि वो टेप्स पे और धाती प्लेटों के साथ प्रैक्टिस करते नज़र आए थे इस सीरीज़ की तैयारी के लिए, उस अंदाज से परफॉर्म करते नज़र नहीं आए। इधर पाकिस्तान से हर सीरीज़ में परफॉर्म करते हैं फवाद आलम, वो परफॉर्म करते नज़र नहीं आए। इनके फेलियर की वजह आप क्या समझते हैं? बेसिकली अली, वही बात के लो बाउंस ट्रैक, हमेशा कोई भी प्लेयर पीछे से तैयारी करके आता है तो उसके माइंड में ये होता है कि ब्रेक होगा और बॉल में थोड़ा बाउंस भी होगा। उस तरह की हमने पूरे 3 टेस्ट मैचों में और इवन के लाहौर के वनडे मैच में भी हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि कोई ब्रेक तंग कर रहा हो और बैट्समैन कट मार रहा हो तो उसकी तरफ बॉल आ जाए या बैटर बैट खेले तो बहुत दूर चला जाए बॉडी से। तो इस तरह की हमने कोई चीज नहीं देखी, जिसकी वजह मैं समझता हूँ लबुशेंग ने, नो डाउट उसने पूरी दुनिया में डोमिनेट किया है। वजह यही हो सकती है कि जिस तरह की वो प्रिपरेशन करके आए थे उस तरह का उनको ट्रैक नहीं मिला। लो बाउंस है, कई दफा आप अगले बॉल को भी पीछे चले जाते हो। यही प्रॉब्लम ऑल द वे फवाद आलम ने की, अगले बॉल को पीछे चला जाता था, पीछे बॉल को आगे चला जाता, उसको अपनी गेम प्लान करना नहीं आ रहा था, खास तौर पे इस सीरीज में। और जिस तरह क्रिस ग्रीन ने, स्टार्क ने और कमिंस ने बॉलिंग की विकेट टू विकेट, और उनको पता था कि हमें इस स्पॉट से बॉल जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल रही है। आप देखें जितनी भी गेम चेंज हुई है टेस्ट क्रिकेट में वो 40 ओवर के बाद हुई। नए बॉल ने किसी भी बैट्समैन को तंग नहीं किया। अगर असद शफीक की बात करें, अगर हम इमाम की बात करें, इवन के आप जितने भी बैट्समैनों की बात करें, उनकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रही है नए बॉल के ऊपर। लेकिन जैसे ही बॉल 40 ओवर पुराना हुआ, गेंद ने रिवर्स करना शुरू किया, उसके बाद लो बाउंस रहना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फवाद आलम को थोड़ा सा और लबुशेंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो अगले बॉल को पीछे जा रहे थे, जिसकी वजह से बॉल स्किट होने की वजह से उनके पास जल्दी पहुंचने से वो थोड़ी सी एरर, जो जिसे कहते हैं ना कि उनके गलती करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते थे। और नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जब फवाद आलम जैसे बैट्समैन के खिलाफ तैयारी करके आती है तो उनको पता होता है कि ये कहां से हमें बॉल करने और कितना हमें इसको टाइम देना है। तो यही उसके मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम हुई जो हमने देखी है ऑल द वे फवाद आलम, जिसकी उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं की जिस तरह की उनकी रेपुटेशन। ठीक है, अच्छा अब आप जरा बॉलिंग की बात करते हैं। हारिस, आप एक ऐसे ऑफ स्पिनर जो तवील अरसे तक जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। इस सीरीज में नेथन लायन से बड़ी उम्मीदें थी, नेथन लायन उस अंदाज से परफॉर्म करते नजर नहीं आए कि जो उनका एक खासा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के साजिद खान भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए। बतौर ऑफ स्पिनर आप क्या समझते हैं सीरीज में ऑफ स्पिनर के फेलियर की वजह क्या थी? बल्कि अगर हम स्पिनर्स की भी बात करते हैं तो नोमान अली ने ठीक है पिंडी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन कंसिस्टेंसी हमें ना इधर से नजर आई नोमान अली की जानिब से, उधर से अगर लेग स्पिनर खेलते हैं स्विफ्सन तो उनकी भी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। देखिए अली भाई, जैसे मुजाहिद भाई ने बोला और नॉर्मल सी है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी कि पाकिस्तान में जिस तरह की विकेटें होंगी और जिस प्रिपरेशन के साथ आई थी उनको उसके बरखिलाफ मिली। लेकिन ये कि जिस स्किल लेवल पे वो काम उनका जो काम करके आए थे, दुनिया की नंबर 1 टीम है, बॉलिंग का शुबा हो, बैटिंग का शुबा हो या कोई भी, वो अपने स्किल लेवल के उस म्यार पे हैं कि वो किसी भी कंडीशन को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका आपने देखा कि हालांकि
बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बॉलिंग की तरफ से नहीं आई, नेथन लाइन हो या स्विप्सन हो, लेकिन ये कि उन्होंने मुस्तकिल परेशान रखा। उन्होंने इस तरह हमारे प्लेयर्स को उस प्लेयर से इस तरह रन नहीं खाए, जिस अगर रन पड़े भी हैं उनको हमारे उनको तो ये कि इतना टाइम के बाद उन्होंने बहुत लंबी इनिंग के बाद थोड़े रन पड़े, जैसे बाबर ने रन किए या रिजवान ने कराची में रन किए थे। लेकिन ये कि उनकी स्किल का लेवल और आपके हमारे जैसे साजिद था या नुमान था, उन्होंने बॉलिंग की है। एक बात बताऊं कि हमारी बेसिकली जो मेंटलिटी लेवल था, हमारा जो अप्रोच थी कराची टेस्ट के अंदर, पहले दिन बॉलिंग जब करे थे नुमान और साजिद, वो उस पर रिजवान जो है वो राउंड द लेग वो खड़े हुए थे, वहीं से बैठ जाते थे। वो नुमान स्मिथ को बॉलिंग कर रहे थे राउंड द लेग पहले दिन, टेस्ट मैच के पहले दिन। डिफेंसिव अप्रोच के साथ, बहुत डिफेंसिव अप्रोच थी। ठीक है, हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले और ये वजह कि शायद वनडे मैच भी हम ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सके, क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलिया का हमको ही प्रेशर लेना है। वनडे सीरीज को भी अब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे कॉलर ने ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मैं शाम बात कर रहा हूँ गुजर खान से। जी, क्या कहेंगे? पहले आपको, आपकी टीम को, सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। वालेकुम सलाम जी। तो अली भाई, हमारी पाकिस्तानी टीम का बैलेंस कोई नहीं है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। अफजल राज की तरह, जिस तरह जे कैलस था, फिल्टाफ था, हमारी इतनी मुल्क की टीम है। एक न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है, कितनी अच्छी क्रिकेट खेलती है। ठीक है एहतेशाम साहब, आपका मैं सवाल का जवाब लेता हूँ मुजाहिद जमशेद साहब से। ये जो बात कर रहे हैं एक आम आदमी का सवाल है। एहतेशाम साहब ने गुजर खान से सवाल किया, मुजाहिद जमशेद साहब के हमारे यहाँ क्यों टीम नहीं बन पाती, हम क्यों सीखने के लिए जा रहे हैं, क्यों इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। कभी बाबर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे देते हैं, कभी इमाम दे देते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस देते हैं, टीम के तौर पर हम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते, हम जीतते क्यों नहीं है? देखो अली, हमारी जो बड़ी अरसे से प्रॉब्लम चली आ रही है वो है फीयरलेस क्रिकेट खेलना। हमें फीयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 2 इनिंग्स में हम परफॉर्म नहीं करते, हम डिफेंसिव मोड में चले जाते। हालांकि उस सिचुएशन में जो आपकी बैटिंग स्टाइल है या इवन कि आपकी बॉलिंग स्टाइल है वो डिमांड कर रहा होता है कि जी अटैकिंग क्रिकेट खेलें, तो उसमें आप डिफेंसिव चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को डिफेंड करना होता है। उसके बाद आपने टीम देखनी थी। तो ये जो माइंड सेट है ये हमारा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, माइंडसेट। अच्छा, मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन गुफ्तगू से वाइंड अप यहीं पे करूंगा इस सवाल को कि डिफेंसिव जो आपने बात की कि डिफेंसिव क्रिकेट जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी, तो फिर क्या हमें उसके लिए कप्तान तब्दील करना पड़ेगा? क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि बाबर आजम एक डिफेंसिव अप्रोच के हामिल कैप्टन है, तो क्या कैप्टन की तब्दीली जो है वो माइंडसेट तब्दील करेगी? देखिए, बात यह है कि आपके पास एटलीस्ट एक रोल मॉडल आ गया है कि जो पूरी दुनिया में एक नाम तो बनाया है, उसमें पाकिस्तान की इज्जत है, और आपकी टीम में एक सडन कंपटीशन भी डेवलप किया, क्योंकि हम काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे कि टीम के अंदर जब तक आपका कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप बड़ी इवेंट में या बड़े प्लेटफॉर्म पे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरी टीमें भी अपनी हल्की टीमें उतार दी हैं। ये हमें प्रॉब्लम चली आ रही थी जब से मिसबाह उल हक के दौर के बाद सरफराज भी इवन आया। तो अब पाकिस्तान की जो रिजवान ने जिस तरह परफॉर्म की, जिस तरह शहीन अफरीदी बड़ा डोमिनेट कर रहा है, बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, तो हमारी रेपुटेशन की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने पूरी अपनी टीम भेजी, जिसकी वजह से हमने स्ट्रगल की। ठीक है, अच्छा, हमने स्ट्रगल की है, इस पे हम बात करेंगे। स्ट्रगल हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल की, हालांकि हमने स्ट्रगल किया, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि अब रिजवान की और शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी के वाले से भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिबेट जो है थोड़ी सी तवील है, इस पर ज़रा ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे हारिस अयाज से और मुजाहिद जमशेद साहब से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और आपके इल्म में है कि हम पुरानी यादों को भी अपने इस प्रोग्राम में शेयर करते हैं। आज जनाब 30 मार्च, और 30 मार्च सन 2011 को पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मोहाली में 2011 वर्ल्ड कप में जो है वो मैच खेला गया। एक ऐसा मैच खेला गया जिसकी बाज़गश्त आज भी जो है वो क्रिकेट लवर के अजान में मौजूद है, क्योंकि तेंदुलकर को जिस तरह से नॉट आउट करार दिया गया था सईद अजमल की गेंद पर, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो LBW आउट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर तेंदुलकर ने एक बड़ी इनिंग खेली और फिर पाकिस्तान को उसमें
मैच में 29 रन से शिकस्त हुई। उस मैच की यादों के हवाले से जिस तरह से आउट को नॉट आउट करार दिया गया, उस हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन सईद अजमल जो हमारे शो में मौजूद थे, सईद अजमल का इस मैच की यादों के हवाले से और सईद अजमल की गेंद पे जो तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया गया, उस हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। बिल्कुल जी, देखें उसके ऊपर 79 रन सचिन तेंदुलकर बनाए हैं। अगर वो उस वक्त आउट दिए होते तो शायद इंडिया की टीम 150 रन ना बना पाती। और जब अपने ऊपर ये मसला हुआ है तो अपनी चीखें निकल आई हैं बाहर, ये हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। भाई ज्यादती तो हमारे साथ भी हुई थी जब आपके होम में हम क्रिकेट खेल रहे थे। सेम स्पिनर, ऑफ स्पिनर, सेम बॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जगह पे लगा है, तो वो ऊपर से निकल गया, ये साइड से निकाल दिया गया, निकला नहीं है, ये निकाल दिया गया है। और ये मैं भी अभी एल्गर को जब बॉल लगा, मैं अभी भी कहता हूं कि वो आउट था। वो मिडिल में लगा, इतना ऊपर बॉल जा ही नहीं सकता। वो टेनिस बॉल की तरह बाउंस थोड़ी होती है पिच पे कि वो बॉल ऊपर से क्रॉस कर जाए। मगर चीख तो निकलती है जब अपने ऊपर आता है बंदे का, और हमने तो खामोशी से बर्दाश्त किया। जी, आपने सुना सईद अजमल को, उन्होंने कहा जब अपने ऊपर आता है, जब चीखें निकलती हैं। एक और ऑफ स्पिनर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हारिस है, उनसे पूछते हैं। हारिस, जो आउट का जो कंट्रोवर्सी थी, बतौर ऑफ स्पिनर आप किस तरह समझते हैं? देखिए अली भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि इंडिया हमेशा रिव्यू के खिलाफ रहा है। अपने मुल्क में कोई सीरीज़ होती है या कुछ होती है, वो रिव्यू लेने से बहुत कतराते हैं, वो रिव्यू को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसी वजह से क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट था, तो इसमें रिव्यू मजबूरन था लेना। लेकिन रिव्यू के पीछे रिजल्ट क्या आने थे, ये तो आपको पता है, आईसीसी जो है कि वो इंडिया के हाथों में खेलता है, तो ये उसी शख्साना था। ठीक है जी, उसी का था। क्या कहेंगे मुझे जमशेद साहब, जो तेंदुलकर को आउट नहीं दिया गया, सईद अजमल आज तक उसको याद करते हैं, और आज भी जब उसका जिक्र आता है तो बड़े हार्श वर्ड वो यूज करते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि बड़ा मैच था, वहां विकेट मिल जाती तो पाकिस्तान शायद पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने में कामयाब हो जाता। क्या कहेंगे? बिल्कुल अली, वो उस डिसीजन से मैं भी बड़ा अपसेट हुआ, उसकी वजह के जिस जगह पे बॉल गिरा और नेकेड आई से साफ नजर आ रहा था, जिस तरह की हमेशा सईद अजमल की एक्साइटमेंट से उससे लगता यही था कि आउट है, और बॉल और जो विकेट का डिस्टेंस था, उसका जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था। तो आई शुड से कि सईद अजमल ने जितनी भी अभी बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं, और सचिन तेंदुलकर को उस वक्त जो डीआरएस सिस्टम था उसने नॉट आउट दिया। लेकिन जो माई नेकेड आई ओपिनियन है, दैट वाज फ्लम। तो उस डिसीजन से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि मैच लॉस करना पड़ा। अदरवाइज पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया था और डोमिनेट कर रहा था। पाकिस्तान उस पोजीशन में आ गया था कि इंडिया बैकफुट चला गया था। उस डिसीजन के बाद पाकिस्तान, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब इतना बड़ा डिसीजन आपके अगेंस्ट जाता है तो आप थोड़ा सा मॉरली भी थोड़ा सा डाउन होते हैं, जिसकी वजह से अगली टीम को अंदर आने का मौका मिलता है, और उसी चीज का फायदा इंडिया ने उठाया और फिर हम वो जीता हुआ मैच हार गए। उसी चीज का फायदा उठाया और बड़ी विकेट पाकिस्तान को मिल सकती थी, और वो विकेट मिलती तो फिर पाकिस्तान को मैच भी मिल सकता था। ये हमने गुफ्तगू की जनाब आज के दिन के हवाले से। सईद अजमल का जो एक बड़ी जबरदस्त डिलीवरी थी, इस पर आउट नहीं दिएगा तेंदुलकर को, उस यादों को आज के दिन के हवाले से हमने शेयर किया। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। टेस्ट सीरीज को ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़रा वनडे सीरीज के हवाले से। पहले वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। मुझे क्विकली बताइएगा मुझे जमशेद साहब, वक्त बड़ा महदूद है, फिर हम दूसरे वनडे को भी डिस्कस करेंगे। क्या गलतियां की हैं पाकिस्तान ने? पहले वनडे में इमाम ने 100 किया, उसके बावजूद हम हार गए। 57 रन की नहीं खेली बाबर आजम ने, उसके बावजूद हम हार गए। लेकिन क्यों हम टारगेट को चेस नहीं कर पाते हैं? देखो अली, पिच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम पीएसएल से स्टार्ट हों तो जिस टीम ने लाहौर में खासतौर पे सेकंड टाइम बैटिंग की है तो उनके जीतने के चांसेस मेरा ख्याल है कि 20% रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 रन की एवरेज को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि किसी वक्त भी आप जितने मर्जी मैच में डोमिनेट कर रहे हो, किसी सिचुएशन में अगर आपकी 2 विकेट गिरती हैं, आप वहां पे थोड़े से डिफेंसिव होते हैं तो दूसरी टीम घुसने की वजह से वहां पे आप फिर गलती करने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको गैप्स मिलते नहीं है। दूसरी टीम प्रोफेशनल है,
और वो आपको इजी रन देते नहीं है, नथिंग टू फ्री, लाइक मीन कि ऑस्ट्रेलिया आपको फ्री में कोई चीज नहीं देगी, आपको अर्न करना पड़ता है, और आप बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंड कर रहे हैं मिस्टर फखर जुमान पे। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और आपके नंबर 6 वाले बैट्समैन उनको 8 रन का माइंडसेट के साथ, अगर आप अगले वनडे में टॉस जीते हैं तो आपको बैटिंग पहले करनी चाहिए और सडन एक अच्छा टारगेट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइम अंडर लाइट्स लो बाउंस टारगेट चेस करना थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा हारिस, जिस तरह भी मुझे जमशेद साहब कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान नहीं होती है, फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, जब आप पैसे मांगते हैं, जब अपना आप कहते हैं कि हमारे जो मंथली बढ़ा दी जाए, मैच फीस बढ़ा दी जाए, तो उस वक्त आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो फिर ये प्रोफेशनलिज्म उस वक्त कहाँ जाता है? हम प्रोफेशनल टीम है, हमें सेकंड इनिंग में क्या बैटिंग करनी नहीं आनी चाहिए? देखिए अली भाई, हम पाकिस्तान बैटिंग का सबसे बड़ा मसला है स्ट्राइक रेट। आपके ओपनर से लेकर आप जहाँ भी मैच आप हारे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़रूर हुई हैं बाबर आजम की या इमाम की टेस्ट में, वनडे में है, लेकिन स्ट्राइक रेट आज की क्रिकेट में, या वो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्राइक रेट। अब ये स्ट्राइक रेट जब आप दिमाग में रखेंगे तो आप विकेट का बिहेव जैसा भी चल रहा हो, आप उसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट जब करेंगे जब अपने आप स्किल्स पे काम करके आएंगे। तो जाहिर बात है आप अपनी डिमांड रख सकते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आपकी मैचेस बढ़ाएं या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएं, लेकिन आपको ग्राउंड में वो करके देना पड़ेगा। आपको दुनिया की वर्ल्ड नंबर अच्छी टीमों से खेलने के लिए उनके लेवल पे आना पड़ेगा, उनको कम्पीट करने के लिए। क्या लगता है अब सेकंड वनडे में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? क्योंकि जिस पिच के ऊपर, पिंडी की पिच के ऊपर डीमेरिट पॉइंट दिया ICC ने, वहां पे आपके बैटिंग कंसल्टेंट कह रहे हैं कि पिच तो बहुत अच्छी थी, इमाम ने वहां पे 100 किया। इस चीज का अगर आप कहो तो मैं जवाब देता हूं। आपसे भी पूछ रहा हूं, इमाम कहते हैं वो तो मेरे... बात ये है कि आप बॉल को टाइम करने की कोशिश करते हैं, दूसरी पावर भी यूज करते हैं और टाइम भी यूज करते हैं। ये फर्क आ रहा है कि आप टोटली डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ इम्प्रोवाइजिंग पे या जस्ट टाइमिंग पे। दूसरी टीम इस चीज पे डिपेंड नहीं करी। उनको अभी अगर आप ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस देखें टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, 72 बॉल पे उन्होंने कल सेंचुरी की और उन्होंने पूरा जोर लगाया है। लेकिन कई दफा आपको टाइमिंग से निकल जाते हैं अगर अच्छा पिच है, स्पोर्टिंग पिच है, लेकिन आपको लो बाउंस पिच पे, फ्लैट ट्रैक पे हमेशा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है वाइजली, और वो कल हमने ऑस्ट्रेलिया टीम में देखा। अच्छा, मुझे वक्त बड़ा महदूद है, वक्त मेरे पास कम है। वक्त सुनने, मेरा सवाल सुनने। सेंचुरी की और उसके बावजूद आप इतने बड़े मार्जिन से मैच हारे, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है फ्यूचर के लिए भी और आने वाले जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडेज है उनके लिए भी। ठीक है, अच्छा वक्त बड़ा महदूद है, जरा मुझे क्विकली बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि अगर टीम में का कप्तान ही अगर वो अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर जो प्लेयर्स हैं, जो बैटर्स हैं, उन पे एक प्रेशर आता है और फिर वो उसी को फॉलो करते हैं? हबीब बैंक साहब खेलते थे, वहां पे आपके कप्तान थे मियादाद नेशनल ड्यूटी पे होते थे, सलीम मलिक कप्तानी करते थे, आमिर सुहेल कप्तानी करते थे। उनको देख के भी आप लोग एग्रेसिव यकीनन खेलते होंगे। अंडर 19 में आपके जब इंडिया के टूर पे गए आप, तो आपके कप्तान थे मोइन खान, वो भी एग्रेसिव नेचर के बैट्समैन थे। तो कप्तान का जीदार होना, ये कप्तान का फाइटर होना, ये कप्तान का एग्रेसिव होना कितना जो बाकी बैट्समैनों पे असर डालता है? बिल्कुल, देखें एग्रेसिव होना और कंट्रोल एग्रेसिव होना, इसमें फर्क है अली। और कंट्रोल एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में। यही चीज लैक कर रहा है। कभी कभार वो कंट्रोल खो देता है, कभी वो एग्रेशन में आ जाता है, उसमें उसका कंट्रोल नहीं रहता। तो ये सारी चीजें मिक्स है और हम सब ने देखा और हम अक्सर टीवी में बैठ के ये बात भी करते हैं कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और उसके अपने इर्द गिर्द प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश करता है। अगर कल देखा जाए आफ्टर 50 इमामुल हक ने जब 50 किया तो उसको उस वक्त डोमिनेट करना चाहिए था। उसको चाहिए था कि गैप ढूंढे, पाँव का इस्तेमाल करता, थोड़ा सा रन रेट को बेहतर करता और बाबर को थोड़ी सी सपोर्ट करता। वहां पे बाबर ने उसको एडवाइस किया होगा कि थोड़ा सा और टाइम लो, थोड़ा सा और टाइम लो, विकेट इन हैंड होगी तो हम 7-8 रन का जो एवरेज है उसको इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन लो बाउंस, अगेन मैं यही बात कर, लो बाउंस पिच पे 7 रन की एवरेज तो हारिस साहब क्या कहेंगे कि पता कि हमने बॉल कहां पे स्पॉट करना है, उनके लिए आसान नहीं होता। अच्छा, तो यही चीज लैक कर रहे हैं। ठीक है, हारिस साहब क्या कहेंगे? क्योंकि बाबर आजम जिस अप्रोच के साथ PSL में भी हमने खेलते देखा, जिस तरह वो खेलते हैं, बॉल टू बॉल खेलते हैं, उसके बाद अपने बॉल रन की तादाद तो बॉल से ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन टीम कहीं और जो है वो उस समत में निकल जाती है। क्या कहेंगे कि बाबर जो डिफेंसिव जो अप्रोच है, क्या ये पाकिस्तान को जो है कॉज कर रही है?
ये देखें, ये जो बात कैमरे के सामने टीवी पे होती है, वो विकेट पे होती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं होती। क्रिकेट फैक्ट्स पे चलती है। और आज की जो मॉडर्न क्रिकेट में जो फैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि बाबर आजम जो रन करते हैं, जो भी रन करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मेयार है उससे बहुत पीछे है। अब यही बात अगर अभी जिसे मुजाहिद भाई ने बात की, इमाम ने 100 तो किए, लेकिन 100 के बाद आपने सबने देखा उन्होंने जो इशारा किया कि ये इशारा कि अपनी ज़बानें बंद कर लो, तनकीद बंद करो। उनके दिमाग में सिर्फ 100 था कि 100 करके मैं तनकीद बंद करनी है लोगों की। लेकिन पाकिस्तान की जीत के लिए क्या करना था, किस सिचुएशन से निकलना था आपने और किस स्ट्राइक रेट से खेलना था। 100 करने के बाद तो आपको उस पोजीशन पर लाके टीम को खड़ा करना था कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीत सकती थी। लेकिन अब कल के मैच में क्या करना होगा दूसरे वनडे में, क्योंकि पाकिस्तान को कम बैक करना है। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हारता है तो सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी हार जाएंगे, वनडे सीरीज भी हार जाएंगे। जी मुजाहिद साहब, देखिए बात यह है कि आप ऑलमोस्ट 40% तो आप वनडे भी हार चुके हुए, क्योंकि 2 मैच और रह गए हैं। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीत के बारी लेता है तो उनकी इतनी बुरी बैटिंग नहीं है। हम सोच रहे थे कि 2-3 जैसे स्मिथ चला गया वापस, वार्नर वापस चला गया, उनके जाने से फर्क नहीं पड़ा। कल हमने देखा कि क्रिस ग्रीन ने भी परफॉर्म किया, उसके बाद नया जो बैट्समैन है मैकडर्मट, उसने भी परफॉर्म किया और अच्छे स्ट्राइक रेट से किया। और खास तौर पे ट्रेविस हेड जो है, जिन्होंने 72 बॉल पे इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से डोमिनेट किया आपकी सारी अटैक को, तो उनकी बैटिंग तो पूरी है, उसके बाद उनकी बॉलिंग भी पूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे वो जंपा पे, और उन्होंने कल वो डिलीवर भी किया। तो वो सारी चीजें जो किसी भी विनिंग कॉम्बिनेशन में चीजें होनी चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद है। तो एक ही आपके पास फिर चांस बनता है कि आप टॉस जीतें, बारी पहले लें और इतना बड़ा टोटल करें कि आपके जो बॉलर्स हैं उसको डिफेंड कर सके। और जो आपका हाईली रेटेड बॉलर है हसन अली को, उसको भी अब सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कल क्या आपको लग रहा है कि शाहिन आफरीदी को खिला देंगे? इतना अर्सा आप परफॉर्मेंस किए बगैर टीम में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कल आपको लग रहा है शाहिन आफरीदी को खिला सकते हैं? अगर फिट हुए तो बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, दुनिया के नंबर 1 आईसीसी ने उनको नॉमिनेट किया है, प्लेयर ऑफ द ईयर भी हुए। तो वो जो एक थ्रेट है किसी भी बैट्समैन पे, वो उनका जो नाम है, जो साइकी है किसी भी बैट्समैन की, वो अफेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, हारिस आपको क्या लगता है कल के मैच में क्या तब्दीली होनी चाहिए? पाकिस्तान कैसे सीरीज में कम बैक कर सकता है? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से बैटिंग लाइन में तो आपके पास यही लौटा, इसके अलावा कोई और है? इसी पे जुआ खेलेंगे आप, इसी बैटिंग लाइन के जाएंगे। बॉलिंग में आई थिंक जैसे मुजाहिद भाई ने बोला, हसन अली को आई थिंक अब रेस्ट देना चाहिए। अब क्योंकि जो बातें हो रही हैं कि ये दोस्ती यारी के ऊपर खिलाया जा रहा है मुस्तकिल, ये अब नहीं होना चाहिए। जो फिट बॉलर है, जो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो, अच्छा परफॉर्मेंस करता हो, उसे चांस देना चाहिए। ठीक है, जरा आज हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और हमारे साथ मुजाहिद जमशेद साहब, हारिस अयाज साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के शो के लिए वक्त निकाला। और जनाज़िन, आपके इल्म में है कि जिस तरह से हम अमूमन क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन दीगर स्पोर्ट्स को भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और पेशावर में साइकिलिंग के हवाले से एक इवेंट खेला गया और वहाँ पे पाकिस्तान के साइकिलिस्ट ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस इवेंट पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त पेशावर के ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे इस इवेंट के हवाले से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं इस इवेंट के हवाले से? जी बिल्कुल अली भाई, बॉक्सिंग और स्नूकर के बाद साइकिलिंग के हवाले से भी पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद हुआ है। और खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर आई है। ताजिकिस्तान में होने वाली एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में जारी एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है और पाकिस्तान के इंटरनेशनल साइकिलिस्ट अली इलियास ने 61 किलोमीटर के रोड रेस इवेंट में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। यूएई के खालिद अली ने पहली और ताजिकिस्तान के खाकी मूव ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में साइकिलिंग का खेल नामसाइद हालात के बावजूद तेजी से तरक्की कर रहा है। ताम लाहौर में वाहिद वेलोड्रम जो है वो भी काफ़ी अबतर हालत में है। ऐसे में अगर पेशावर में जो वेलोड्रम की तामीर का हुकूमती वादा था, ये अगर पूरा हो जाए तो यकीनन इस खेल में मजीद तरक्की भी मुमकिन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे साइकिलिंग के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। और मुझे याद है कि न सिर्फ मेंस बल्कि जो फीमेल साइकिलिस्ट हैं वो भी जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और मुख्तलिफ सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती नज़र आ रही हैं। आज के शो में मुजाहिद जमशेद और हारिस अयाज हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।